हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके साथ हूँ साउंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा मेरी टैगलाइन, प्ले विद फिजिक्स एंड मेक फिजिक्स इजियर। So, without any delay, let's today's video. But before starting the video, I would like to request you to those students who are not sharing my channel yet, or those students who are not liking my videos, please like and subscribe and share. Okay? Thank you for that. Let's start the video. So, in the part 1 we have discussed vibrations, reflection of sound. Now we are going to discuss types of vibration. So first of all, I want to tell you there are three types of vibrations. Point 1, natural. Point 2, damped. And point 3, forced. These three vibrations we have to study in this part. Natural, damped and forced. One by one we'll discuss each topic, each vibration and the properties and the example of each type of vibration. So, first of all, we are going to start natural vibrations. What are natural vibrations? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, natural means जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, नेचुरली होना। नेचुरली मतलब उसमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का इंटरफियर ना करना। नेचुरल चीज उसी को कहेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नेचुरल वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है, उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी रेसिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर हम बात करें नेचुरल वाइब्रेशंस की डेफिनेशंस की, सो वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स under the influence of only restoring force, there is no external resistive force over there, then the vibrations caused by that object are called natural vibrations. और ऐसे ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी कही जाएगी, that will be called natural frequency. So is it possible that we can produce natural vibration in our atmosphere? So my answer will be no. It is not possible for anything to be in natural vibration, because उसके पीछे लॉजिक क्या है? आंसर आपका इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल वाइब्रेशंस के दौरान ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल या रेसिस्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के एनवायरनमेंट में वाइब्रेट कराते हैं तो अर्थ के एनवायरनमेंट में एयर रेसिस्टेंस उसकी मोशन को रेसिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन अपने नेचुरली नहीं रख पाता है। Those will become damped vibrations. नेचुरल वाइब्रेशंस की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं, इनका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। सो इट मींस ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम इन वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कराएंगे वैक्यूम में। Then only natural vibrations can be occur. Without vacuum, if the particles will be present in that atmosphere or in the medium, then those vibrations will not called as natural. क्योंकि natural की सबसे बड़ी कंडीशन है, there should be only one force which is called restoring force. ये restoring force क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अभी। Restoring force means किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स आप उस पर लगाओगे, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो नेचुरल वाइब्रेशंस के दौरान ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स काम करता है, जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, आप एक पेंडुलम को किसी ऐसे प्लेस पर जहां पर कोई पार्टिकल्स ना हो, लाइक इन स्पेस, किसी पेंडुलम को आप स्पेस में वाइब्रेशंस करा के छोड़ दीजिए, इट विल नेवर एंड। उसके वाइब्रेशंस कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो नेचुरल वाइब्रेशंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। वहां पर कोई भी रेसिस्टिव, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पेंडुलम पर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसके एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और उसके वाइब्रेशंस कभी भी फिनिश नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। सो इफ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में
और टाइम को इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, तो इसके डायग्राम में, इसके ग्राफ में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें जितने भी हमारे वाइब्रेशंस के जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये हर तरफ से क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पर कहीं पर भी एम्पलीट्यूड्स में किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दिस इज द नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस। जो मैंने जरूरी डेफिनेशन दी वो आपसे डिस्कस कर ली, जरूरी कंडीशन है वो आपको बता दी। These vibrations can be occurred only in vacuum in the absence of particles। अगर पार्टिकल्स की प्रेजेंस होगी, ये वाइब्रेशंस नहीं प्रोड्यूस हो सकते। और सबसे जरूरी बात, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसके हम लोग जितने भी एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने आपको पेंडुलम का एग्जांपल बताया, आप कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, लाइक द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक तरह की डिवाइस होती है, इस तरह की यू शेप, इसमें ये हैंडल होता है और इसके जो यू शेप्ड एंड है, इनको प्रॉन्ग्स कहते हैं। तो आप जब ट्यूनिंग फॉर्क को किसी रबर पैड पर स्ट्राइक करते हो लाइक दिस, देन दैट रबर पैड विल बी एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रॉन्ग्स हैं उन पर टकराते हैं, तो दे विल कम इन द मोशन, इन द वाइब्रेशन। सो दोज वाइब्रेशन कैन आल्सो बी सेड एज नेचुरल, लेकिन सिर्फ कब, जब हम बात कर रहे हो वैक्यूम की। अगर हमने एयर कंसीडर कर ली, फिर वो नेचुरल वाइब्रेशंस का एग्जांपल नहीं रह जाएगा। तो जब भी याद रखिएगा, कोई नेचुरल वाइब्रेशंस का एग्जांपल आप देने जा रहे हो, तो उसमें आपको वैक्यूम वर्ड जरूर लगाना है। वैक्यूम वर्ड नहीं लगाओगे, वो एग्जांपल डैम्प्ड वाइब्रेशन का बन जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन related to natural vibration. Now we are going to discuss the next vibration which is damped. अब हम लोग damped vibrations के बारे में पढ़ेंगे। damped vibration, जैसा कि मैंने आपको natural vibration समझाते हुए भी कई बार damped vibrations का नाम आया। damped vibrations कोई अलग तरह का vibration नहीं होता है, it is actual vibrations। हमारी अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, एक्चुअली वो डैम्प्ड वाइब्रेशंस ही करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे हर जगह एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और जब एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेसिस्ट करते हैं, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड्स, अभी जैसा मैंने आपको ग्राफ बनाया था, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसके वाइब्रेशंस शुरू तो एक लार्जर एम्पलीट्यूड से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लास्ट तक आते आते बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशंस। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले एम्पलीट्यूड बड़े थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ा, एम्पलीट्यूड कम होता गया और एट लास्ट ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आल्सो। एक पेंडुलम को आप अपने रूम में वाइब्रेट करा के छोड़ दीजिए, क्या होगा? पेंडुलम थोड़ी देर तक वाइब्रेट करेगा, उसके बाद पेंडुलम अपने आप रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डैम्प्ड वाइब्रेशंस में ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से हमने वाइब्रेशंस स्टार्ट कराए हैं, और दूसरा रेसिस्टेंस फोर्स या रेसिस्टिव फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं मीडियम या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमने मोशन या वाइब्रेशन स्टार्ट करने के लिए लगाया, और ये रेसिस्टिव फोर्स लगता है जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाई एक पेंडुलम जब एयर मीडियम में, जब एटमॉस्फेयर में वाइब्रेट कराकर छोड़ दिया जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाता है। धीरे धीरे उसके एम्पलीट्यूड कम होते जाते हैं, ग्रेजुअली इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इट स्टॉप्स वाइब्रेशंस। सो दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डैम्प्ड वाइब्रेशंस का नेचर कैसा होता है मैंने बताया, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। यहां पर जो एम्पलीट्यूड होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सो यू हैव टू लर्न दिस ग्राफ ऑल्सो। कभी कभी ग्राफ भी बोर्ड्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ फॉर नेचुरल वाइब्रेशंस एंड फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशंस। सो अगर हम दो चार डिफरेंस की बात करें बिटवीन दीज नेचुरल एंड डैम्प्ड, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, नेचुरल वाइब्रेशंस में सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता है विच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, और डैम्प्ड वाइब्रेशंस में दो फोर्स एक्ट करते हैं, रीस्टोरिंग एंड द रेसिस्टिव फोर्स गिवन बाय द सराउंडिंग्स। दूसरा डिफरेंस, इन natural vibrations the amplitude is always remain constant, but in damped vibration the amplitude continuously decreases. Okay, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम एक डिफरेंस बना लें, so in natural vibrations the graph is uniform,
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्म, और अगर हम इसमें बात करें द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। सो इसके अगर हम एग्जांपल्स रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी एग्जांपल्स हम नेचुरल में बात करते हैं वो सारे एग्जांपल्स यहां पर भी दे सकते हैं, सिर्फ यहां पर हमें आगे वैक्यूम वर्ड को हटा देना होगा। लाइक अ सिंपल पेंडुलम इज ऑस्किलेटिंग इन अ वैक्यूम, ये एग्जांपल है नेचुरल वाइब्रेशन का। और अगर हम इतना लिख दें अ सिंपल पेंडुलम इज ऑस्किलेटिंग इन एयर, ये एग्जांपल बन जाएगा डैम्प्ड वाइब्रेशंस का। अ ट्यूनिंग फॉर्क is vibrating in vacuum, ये एग्जांपल है नेचुरल वाइब्रेशन का। A tuning fork is vibrating in air, ये एग्जांपल बन जाएगा damped vibrations का। So these are the two vibrations, natural and damped। अब हम लोग अपने अगले तीसरे वाइब्रेशंस की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फोर्स। जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा, फोर्स का मतलब होता है फोर्स लगाकर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करना। अब आप सोचोगे भाई जो भी वाइब्रेशंस लगाए जाते हैं वो तो फोर्स लगा के लगाए जाते हैं, तो इसमें और नेचुरल में क्या डिफरेंस है? यहां पर जो फोर्स है ये डायरेक्टली नहीं अप्लाई किए जाते। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करता हूं। ट्यूनिंग फॉर्क को हमने रबर पैड पर स्ट्रक किया बहुत तेजी से, वो वाइब्रेट करने लगी। सपोज इट इज स्टार्टिंग विद नेचुरल वाइब्रेशन। आपने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क को जाके किसी टेबल पर रख दिया, टेबल पर टच करा दिया। अब क्या होगा, जो ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशंस थे वो टेबल पर ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगा। दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। जो टेबल में प्रोड्यूस हुए दैट विल बी कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। गिटार, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को निकाल कर आप वाइब्रेट कराओगे तो आपको उतना साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन वही स्ट्रिंग्स जब गिटार में कनेक्ट होकर उसको स्ट्राइक किया जाता है, प्लग किया जाता है, तब एक लाउड साउंड सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि गिटार में स्ट्रिंग्स के पीछे साउंड बॉक्स लगा होता है विच हैज अ वेरी लार्ज एयर, जिसकी वजह से जो भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की थी जब वो उस एयर के पास जाती है, बिकॉज एयर हैज अ लार्जर एरिया, सो लाउडनेस एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज्ड। इसी वजह से आपको एक अच्छा साउंड सुनाई देने लगता है। आप घर बैठ के स्ट्रिंग को ऐसे ही प्लग करो, कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, वाइब्रेशंस तो होंगे लेकिन साउंड उतना लाउड नहीं होगा। लेकिन वही चीज जब आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हो तो साउंड हमारे कानों तक आराम से आता है, बिकॉज ईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज साउंड बॉक्स। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में साउंड बॉक्स जरूर होता है जो कि एयर से फिल रहता है। तो जो भी एयर होती है वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा देती है अपकमिंग साउंड को, जिसकी वजह से उसका लाउडनेस, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वो हमें सुनाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। जब हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट में नहीं, इनडायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस। यहां पर तीन फोर्स लगते हैं। पहला रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब हो गया कि जैसे ट्यूनिंग फॉर्क और टेबल का मैंने एग्जांपल लिया, तो टेबल पे वाइब्रेशंस ट्रांसफर करने से पहले आपको ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराना होगा, तो वहां पर जो फोर्स लगा होगा वो रीस्टोरिंग होगा। दूसरा रेसिस्टिव, जो कि एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स प्रोवाइड करेंगी। और तीसरा लगेगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो कि हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए होगा। जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया, हमने रिस्टोरिंग फोर्स दिया, सराउंडिंग्स ने रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई किया, और उस ट्यूनिंग फोर्क ने जब टेबल में फोर्स अप्लाई किया, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। सो दीज थ्री फोर्सेस एक्ट इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये याद रखिएगा, इन केस ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन देयर इज ओनली वन फोर्स, restoring. In case of damped vibrations there are two forces, restoring, resistive, and in the case of forced vibration there are three forces, restoring, resistive and external applied force। और इन तीनों फोर्सेस की वजह से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आई होगी, और एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इट इज कंपल्सरी, बट ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट द फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी मैच्ड विद द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जो भी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो उसकी एक्सटर्नली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो वहां पर फोर्स वाइब्रेशंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग हट जाएंगे। वहां पर हम एक अपने चौथे कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे जिसका नाम हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, जो आज के वीडियो में मैं अभी आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा। सो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से
नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ने से वाइब्रेशन का टाइप अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स वाइब्रेशंस के अगर हमें एग्जांपल्स रिप्रेजेंट करने हो तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी मेथड यूज करना होगा। डायरेक्टली हम इसका एक लाइन में कोई एग्जांपल नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्यूनिंग फॉर्क का टेबल सरफेस पर, या फिर म्यूजिकल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें जो साउंड बॉक्स यूज किया जाता है, दीज एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू फोर्स्ड वाइब्रेशन। बेसिकली जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस का टारगेट होता है वो ये होता है कि एम्पलीट्यूड्स को बढ़ा देना, एम्पलीट्यूड्स को हाई कर देना, जिससे कि लाउडनेस बढ़ जाए। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। फोर्स्ड वाइब्रेशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो हमेशा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से लेस हो, इक्वल कभी भी ना हो, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगी वहां पर फोर्स वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होकर एक दूसरा कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड में आपको इस पार्ट से जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये आप मान के चलिए वो आपको रेजोनेंस या उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड मिलेंगे। तो अब इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस टॉपिक से स्टार्ट करता तो आपको चैप्टर में उतना इंटरेस्ट ना क्रिएट होता। इसीलिए मेरा टारगेट पहले रहा कि मैं आपको तीनों वाइब्रेशंस क्लियर कर दूं, देन मैं रेजोनेंस टॉपिक पर आऊं। बोर्ड में इसी से क्वेश्चंस आएंगे, आप इतना ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। पहली बात, ये कोई अलग वाइब्रेशन नहीं है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। व्हेन, कब ये प्रोड्यूस होता है? व्हेन फ्रीक्वेंसी of external force becomes equal to the natural frequency. This is the condition for resonance. जब आपके लगाए हुए एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो ऑब्जेक्ट में रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जिन एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट करता है दोज आर वेरी लार्ज, वो बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड के हो जाते हैं। यही रेजोनेंस की स्पेशल कंडीशन है और यही इनकी एप्लीकेशंस का बेस भी है, क्योंकि रेजोनेंस से हाई एम्पलीट्यूड्स के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फोर्स वाइब्रेशन में भले ही एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन एक लिमिट में रहता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, रेजोनेंस में एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वाइब्रेशंस। सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। द फर्स्ट कंडीशन इज the force should be applied, the external force should be applied on the object, and the second thing is the frequency of external force must be equal to the natural frequency of the vibrating body. These are the two conditions. There are so many demonstrations are given in books. मैं आपको एक बहुत अच्छा सा और आसान डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग, एक रबर स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये रबर स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर डिफरेंट लेंथ के कुछ पेंडुलम्स हैंग कर देते हैं। ये पेंडुलम ए है, दिस इज पेंडुलम बी, दिस इज पेंडुलम सी एंड दिस इज पेंडुलम डी। These four pendulums are joined with this rubber string, जिसमें से A और C की लेंथ इक्वल है। अब मैं आपको बता दूं, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द, अगर हम पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसकी लेंथ पर। मतलब अगर दो सिंपल पेंडुलम्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे मटेरियल के बने, उनकी लेंथ अगर सेम होगी तो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब अगर यहां से पेंडुलम ए को वाइब्रेशंस कराए जाए तो पेंडुलम ए से वाइब्रेशन बी में ट्रांसफर होंगे, देन सी में भी और डी में भी, मतलब वो चारों पेंडुलम्स वाइब्रेट करने लगेंगे। लेकिन बी वाले वाइब्रेशंस को आप कहोगे फोर्स्ड वाइब्रेशंस, सी और डी वाले वाइब्रेशंस को भी आप कहोगे फोर्स्ड वाइब्रेशंस, लेकिन सी वाले में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे दोज विल बी कॉल्ड रेजोनेंस। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बी और डी की लेंथ ए की लेंथ से अलग है, तो यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो पाएगी,
लेकिन ए और सी ये जो दो पेंडुलम है इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, तो जो ए की फ्रीक्वेंसी होगी जब वो उसमें फोर्सफुली ट्रांसफर करेगा सी पेंडुलम में, तो सी पेंडुलम की जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बिकम equal to the natural frequency of pendulum, and then C will start vibrations with extremely large amplitude. So the C will show resonance and B and D will be show forced vibrations. So this is a small demonstration related to resonance. Now we are going to talk about some important applications related to resonance. अब रेजोनेंस से इंपॉर्टेंट रेजोनेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस मशीन्स पार्ट। जितने भी मशीन्स होती हैं, मशीन्स में मूविंग पार्ट जरूर होते हैं। हम एग्जांपल लेकर चलते हैं बाइक का। बाइक में जो भी पिस्टन है, तो पिस्टन जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसके पास अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो उसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। कहीं अगर ऐसा हो गया कि उस पर जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन के बराबर इक्वल आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट मशीन दैट बाइक विल गिव अ रैटलिंग साउंड। आपने देखा होगा दिस विल बिकम रैटलिंग साउंड। रैटलिंग का मतलब एक अजीब सा साउंड आने लगता है जो कि आपको मशीन में होने वाले डिस्टरबेंस को आइडेंटिफाई करा देता है। सो रैटलिंग साउंड विल कम। कब आता है ये ध्यान रखिएगा, व्हेन द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिस्टन, देन दिस साउंड विल कम। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, गियर चेंज कर लेते हो, फिर वो आवाज बंद हो जाती है। तो इस तरह हम लोग उस रैटलिंग साउंड को ओवरकम भी कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स। और मशीन पार्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाइक या मोटर बाइक या मोटर कार्स में होने वाले, कोई भी मशीन हो सकती है। जो हम लोग बड़ी कंपनीज में, कारखानों में भी छोटी मोटी मशीन्स देखते हैं, जहां मूविंग पार्ट्स होंगे वहां रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ सकता है। लेकिन सिर्फ कब आएगा, जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, देन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट एक्सट्रीमली लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस। एंड कभी कभी ये भी हो सकता है अगर उस रेजोनेंस को वहां से हटाया नहीं गया, डिस्टर्ब जो कर रहा है वो, तो उससे जो मशीन्स के पार्ट फिक्स होते हैं वो अपनी जगह से खुल भी सकते हैं, हट भी सकते हैं। तो इट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। इसीलिए हमें ये सजेशंस दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है कि टाइम टू टाइम मशीन्स को हम चेक करते रहें और उन पर होने वाले रेजोनेंस के इफेक्ट को देखते रहें। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट तो है, इंटरेस्टिंग बहुत है। रेजोनेंस प्रोड्यूस्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस। सस्पेंशन ब्रिजेस एक्चुअली जब हम लोग सोल्जर्स की बात करते हैं, जंगलों में बहुत सारे जगहों पर इस तरह के ब्रिजेस होते हैं, सीमेंट और मोरंग और ईंटें इन सबसे नहीं बने होते, वो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं। लाइक लकड़ी, रस्सियां, इन सब जो मटेरियल से जंगलों में या पहाड़ियों में कई जगहों पर ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं। सो दोज आर कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज। तो अगर काफी सारे लोग, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, अ ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का एक ग्रुप है जो उस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है। सोल्जर्स की हैबिट होती है हमेशा मार्च पास्ट पोजीशन में चलने की, तो इसलिए अगर वो सस्पेंशन ब्रिज पर जाते हैं तो उनको एक खासा इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं पहले से। व्हेन दे आर क्रॉसिंग अ सस्पेंशन ब्रिज दे विल नॉट मैच देयर स्टेप्स, उनके स्टेप्स मैच नहीं होने चाहिए। दे ऑलवेज ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ सस्पेंशन ब्रिज। रीजन क्या है, रीजन सुनिए। अगर उन सभी लोगों ने अपने कदम एक साथ पटक दिए उस सस्पेंशन ब्रिज पर, तो क्या होगा, उन सबकी जो एक्सटर्नल कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज के इक्वल आ सकती है। और गलती से भी अगर ऐसा हो गया तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बाद रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो सस्पेंशन ब्रिज है वो एकदम एक्सट्रीमली हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा और अपनी जगह से वो लूज हो जाएगा, खुल भी जाएगा, गिर भी सकते हैं सारे सोल्जर्स। तो इसलिए सेकंड एग्जांपल हमारा कहता है सोल्जर्स ऑलवेज ब्रेक देयर स्टेप व्हाइल क्रॉसिंग अ सस्पेंशन ब्रिज। थर्ड एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टीवी एंड रेडियो। अगर हम लोग बात करते हैं रेडियो की, टीवी तो आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है। अगर आप टीवी का एग्जांपल लेना चाहते हो तो पुरानी टीवी जो आपके कम से कम पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स ने यूज की होगी,
देखा होगा, आप पूछेंगे अपने पेरेंट्स से, पहले कर्सर जो वहां का बजर होता है उसे घुमाना पड़ता था, तब जाके चैनल आता था। जिस तरह आजकल हम लोग रेडियोस वगैरह में करते हैं, पहले हम लोग क्या कराते हैं, एक पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, तब वो चैनल आता है। आपने कभी सोचा है कि डिवाइस को कैसे पता कि हाँ यही चैनल है और वो आ गया? तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट यूज होता है रेजोनेंस का। कैसे? वो देखिए, सपोज आपको लगाना है 98.3 एफएम, तो आप क्या करते हो, आप अपने एफएम से 98,300 की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हो। जैसे ही आपने अपने डिवाइस पर 98.3 एफएम पर कर्सर रखा, तो यहां से जो आपके रेडियो से निकलने वाली वेव्स हैं, वो एक्सटर्नली जो वेव्स आ रही हैं, उसमें से जिनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, उसी में 98.3 चैनल आना शुरू हो जाएगा। आप ये मान के चलिए, हमारे स्पेस में हर तरह की 98.3 की भी, 102.5 की भी या 100.3 की भी, हर तरह की फ्रीक्वेंसी के रेज हमारे एनवायरनमेंट में है, क्योंकि हर स्टेशन अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज भेज रहा है। लेकिन आपने अपने रेडियो में कौन सी सेट की है? 98.3। तो जब 98.3 आपने रेडियो पे सेट कर दी है, तो वो बाहर किसके साथ मैच करेगी? सिर्फ और सिर्फ 98.3 के साथ। तो उस कंडीशन में जैसे ही मैच हो जाएगा, तो एक लार्ज एम्पलीट्यूड का साउंड आपके स्पीकर पर आने लगेगा और वो चैनल आपका कैच कर लेगा। ठीक है? कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप किसी दो स्टेशन के बीच में चले जाओ, तो वहां पे आपको दोनों स्टेशन की मिक्सचर के साउंड आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो नहीं हो पाती है। तो रेडियो और टीवी सिग्नल्स के दौरान भी हम लोग रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का ही यूज करते हैं। So these are the concepts, applications related to resonance. ये हमारा था साउंड का सेकंड पार्ट। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स डेफिनेशन, इट्स कंडीशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।